हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। और पेशेंट केयर के थोड़े बहुत टॉपिक और बचे हैं, मुश्किल से 3 टॉपिक बचे होंगे। उसके बाद में अपन हॉस्पिटल मैनेजमेंट स्टार्ट कर देंगे। आज का टॉपिक है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ट्रे एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। भाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ट्रे में क्या क्या मेडिसिन होती हैं और इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में थोड़ा देखेंगे। पेशेंट केयर में पूछ लिया जाती है ये चीज़ें। और मैंने और भी बताया था कि एक्सरे ट्यूब के बारे में पूछ सकते हैं, है ना, फिल्ट्रेशन के बारे में पूछ लें, ERB के बारे में पूछ लें। तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है, तभी अपन अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। अच्छी प्रिपरेशन होगी तभी अपन अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ट्रे वाली की ये टॉपिक की बात कर लेते हैं आज अपन। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ट्रे में फॉलोइंग मेडिकेशंस फॉर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन यूज़ करी जाती हैं। तो नीचे कुछ मेडिसिन देगा ये भी, उसके बारे में बोला कि फॉलोइंग मेडिकेशन दी जाती हैं ताकि रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन को ठीक से कर सकें अपन। तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, एडवर्स रिएक्शन को मैनेज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। भाई इमरजेंसी सिचुएशन कब आ जाएगी? जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया रिएक्शन कर जाए या फिर पेशेंट को कोई और एलर्जी हो जाए प्रोसीजर करते टाइम, तो उस सिचुएशन को अपन को निपटना है। तो उसके लिए फिर अपने को ये स्पेशल ट्रे हो रिक्वायर होगी। उसके अंदर जो मेडिसिन है उनकी रिक्वायरमेंट होगी, वो अपने को चाहिए होंगे, है ना। वो ऐसी मेडिसिन होती है ताकि तुरंत अपन लगा सकें, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो होते हैं एलर्जी, जैसे किसी को एंजाइना हो सकता है, या फिर ऐसा मान लो आप कि चेस्ट पेन हो सकता है ना, CT एंजियोग्राफी के दौरान। तो इस टाइप की समस्या आ सकती हैं। या फिर कोई एस्थमेटिक पेशेंट, अस्थमा है, किसी को डायबिटीज़ है, तो ये सब मेडिसिन वो रखी जाती हैं उसके अंदर, ताकि अगर जैसे ही लगे कि ये रिएक्शन होने वाली है तो उससे तुरंत अपन लगा के निपट जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा एडवर्स रिएक्शन बता दिया। एंड पेशेंट प्रिपरेशन में भी यूज़ किया जा सके। पेशेंट प्रिपरेशन में कैसे यूज़ करते हैं? जैसे आप ये मान लो कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपने को देना है, उससे पहले पेशेंट को एंजाइटी होगी, मतलब वो टेंशन ले रहा है कि मेरे साथ क्या होगा। तो उसको रिलैक्स करने के लिए जैसे अपन सेडेटिव मेडिकेशन देते हैं ना, तो वो भी एक टाइप की पेशेंट प्रिपरेशन में काम आने वाली मेडिसिन है। तो पेशेंट प्रिपरेशन भी कर देगा ये, और इमरजेंसी सिचुएशन से भी बचा देगा, है ना, और एडवर्स रिएक्शन में भी काम आ जाएगा, तो उस दौरान भी काम आ जाएगा। तो मेडिसिन कौन कौन सी है, अब उसके बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले थे बस्कोपान एंड ग्लूकागोन। तो ग्लूकागोन जो मेडिसिन है वो आंत की मूवमेंट हो, या फिर आप मान लो कि गैस्ट्रिक जो है उसकी मूवमेंट हो, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करती है ना, आंतें मूवमेंट करती रहती हैं ताकि फूड आगे बढ़ता रहे, तो उस मूवमेंट को अगर अपने को रोकना है, उस मूवमेंट को फ्रीज करना है, तो अपन यूज़ करते हैं बस्कोपान एंड ग्लूकागोन का। तो बस्कोपान एंड ग्लूकागोन यूज़ करी जाती है रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर के दौरान, ताकि बाउल की मूवमेंट को फ्रीज किया जा सके। चलो ये क्या बोल रहा है देखो, हायोस्काइन एंड ब्यूटाइल ब्रोमाइड अवेलेबल होगी एज बस्कोपान। तो इसका फॉर्मूला होता है ये बस्कोपान का, हायोस्काइन एंड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ग्लूकागोन और बस्कोपान तो बोलते हैं मार्केट में जब बिकती है, लेकिन एक्चुअल में उसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट की तरह काम करेगी। देखो मैंने बताया था ना, एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट की तरह, जो बाउल की मूवमेंट को फ्रीज कर देगी टाइप से, ताकि GIT स्टडी के दौरान बाउल मोशन को फ्रीज किया जा सके। मतलब GIT स्टडी जैसे बेरियम एनेमा कर रहे हैं, है ना, या फिर बेरियम के कोई इंटेरोक्लाइसिस कर रहे हैं, या फिर आप मान लो बेरियम मील कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अपन ये इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो ड्यूडेन एंजियोग्राफी है उस प्रोसीजर में यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, अपने आंत की मूवमेंट को थोड़ा सा स्लो करना होता है या फिर फ्रीज करना होता है, तो उसके लिए फिर ये यूज़ करी जाती है। ग्लूकागोन को GIT मोटिलिटी इनहिबिटर के तरह यूज़ किया जाएगा, है ना। मोटिलिटी इनहिबिटर, मोटिलिटी का मतलब मोशन करना, GIT मोशन करता है उसको रोक देने वाला, इनहिबिटर रोकने वाली चीज़ की तरह यूज़ किया जाएगा, जो बेरियम GIT स्टडी में यूज़ किया जाएगा। तो मोस्टली बेरियम वाले प्रोसीजर उसके अंदर बस्कोपान या ग्लूकागोन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है बेंजोडाइजेपाइन, डाइजेपाम के रूप में अवेलेबल है। बेंजोडाइजेपाइन जो है वो डाइजेपाम के रूप में अवेलेबल है, जो सेडेटिव ड्रग होती है। सेडेटिव कौन सी होती है? मैंने बताया था ना, एंजाइटी वगैरह को रिड्यूस करने का काम आती है, टेंशन को कम करती है। ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा एंजाइटी एंड सेडेशन में। तो किसी को एंजाइटी हो रही है, सेडेशन किसी को सुन करना है, मतलब एक टाइप से क्या बोलते हैं सेडेशन को, मतलब हिप्नोटाइज जैसी सिचुएशन करनी है। हिप्नोटाइज नहीं बोल सकते इसको, मतलब रिलैक्स करना एक टाइप से, मान लो किसी को टेंशन फ्री करना है, तो उस कंडीशन में अपन बेंजोडाइजेपाइन का यूज़ करते हैं, जो डाइजेपाम के रूप में अवेलेबल है। तो डाइजेपाइन कौन सी है? सेडेटिव मेडिकेशन आ जाती है, सेडेटिव ड्रग आ जाती है। उसके बाद में आती है फेनेरामिन मैलेट। तो फेनेरामिन मैलेट है वो एविल आपने सुना होगा, एलर्जी रिएक्शन जो ट्रीट करती है। तो एविल की फॉर्म में कौन अवेलेबल है? फेनेरामाइन मैलेट अवेलेबल है, ठीक है, फॉर्म में अवेलेबल है। ये एंटी हिस्टामिन का मतलब जो एलर्जी को कम कर दें, एंटी हिस्टामिन।
मेडिसिन होगी जो एलर्जी रिएक्शन में यूज़ करी जाएगी, जैसे इचिंग हो गई है ना, स्किन के अंदर इचिंग हो रही है, स्किन के अंदर रेडनेस आ गई, लाल हो गई स्किन, तो ये हिस्टामाइन को ब्लॉक कर देगी। तो एंटी हिस्टामाइन मतलब हिस्टामाइन को ब्लॉक करने वाले। तो एलर्जी रिएक्शन, इचिंग को, स्किन की रेडनेस को, ये सबको क्या करती है वो अपने कम कर देगी वो, ठीक है, उसके लिए यूज़ करी जाएगी। उसके बाद में आता है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन क्या काम है कि भाई डेक्सोना की फॉर्म में अवेलेबल है, डेक्सोना की फॉर्म में अवेलेबल है, टाइप ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड है जो एलर्जिक रिएक्शन में यूज़ होगी, जैसे स्वेलिंग और इचिंग हो जाए तो टाइप ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड है ना, कोर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि एलर्जिक रिएक्शन में यूज़ करी जाएगी, जैसे स्वेलिंग होगी, किसी को इचिंग हो रही है तो उस चीज़ में डेक्सामेथासोन है वो, डेक्सोना जो है वो यूज़ करी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आता है हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन में क्या होगा भाई, टाइप ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड सेम है दोनों, है ना, डेक्सामेथासोन और हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो दोनों सेम है, जो एलर्जिक रिएक्शन में काम में की जाएंगी, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करी जाएंगी, जैसे इचिंग होगी, स्वेलिंग होगी, डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो फिर हाइड्रोकोर्टिसोन का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद में आता है ओंडेनस्टेरॉन। ओंडेनस्टेरॉन क्या काम आती है, ओंडेन की फॉर्म में अवेलेबल है। देखो आगे वाला नाम है ना ओंडेन, हाइड्रोकोर्टिसोन जो है, जो कोर्टिसोन था, एक सेकंड ये वाला, हाँ डेक्सामेथासोन था और डेक्सोना की फॉर्म में अवेलेबल था। तो इस टाइप से आगे वाले नाम याद करके आप इसको याद कर सकते हैं, ओंडेन की फॉर्म में अवेलेबल है। एंटी इमेटिक मतलब वोमिटिंग नहीं करने वाली, एंड नोजिया एंड वोमिटिंग को ट्रीट करने में लिए यूज़ किया जाता है, मतलब किसी पेशेंट को उल्टी हो रही है तो उसको रोकने के लिए फिर ये यूज़ करी जाएगी। तो ओंडेनस्टेरॉन जो है वो ओंडेन की फॉर्म में अवेलेबल है और एंटी इमेटिंग होती है, वोमिटिंग और नोजिया को ट्रीट करने। नोजिया का मतलब होता है किसी को चक्कर आने उस टाइप की कंडीशन हो जाए और वोमिट हो रही किसी को तो उसको ट्रीट करने के लिए फिर ओंडेन का यूज़ किया जाएगा। फिर आता है मेटाक्लोप्रामाइड। मेटाक्लोप्रामाइड पेरीनॉर्म की फॉर्म में अवेलेबल है। सबसे पहले तो ये बताना कि किसकी फॉर्म में अवेलेबल है, पेरीनॉर्म की फॉर्म में अवेलेबल है। सेम काम है, नोजिया वोमिटिंग को ट्रीट करने में यूज़ करी जाएगी। इसके अलावा फास्ट स्टोमक एम्पिटिंग, मतलब किसी को कब्ज़ वगैरह है, फास्ट स्टोमक एम्पिटी करवाना है, मतलब पेट को खाली जल्दी करवाना है ना, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाएगा मेटाक्लोप्रामाइड का, है ना। पेरीनॉर्म की फॉर्म में अवेलेबल है, नोजिया वोमिटिंग को ट्रीट करने में काम में ली जाती है और बिल्कुल ये इसके जैसी है, ओंडेनस्टेरॉन के रूप में जो यूज़ करी जाती थी वैसे ही ये यूज़ करी जाएगी। फिर आती है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन के नाम से भी जाना जाता है ना, एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है ना वैसे ही होता है बने। इसका यूज़ सीरियस एलर्जिक रिएक्शन जैसे एनाफ्लाइक्सिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी सांस है वो छोटी पड़ गई है, तो छोटी छोटी सांसें ले रहा है, उसको ट्रीट करने के लिए। बीपी अगर लो हो गई है किसी के तो उसको ट्रीट करने के लिए, और कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे, एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रेनलिन भी बोलते हैं। तो एड्रेनलिन के नाम से जाना जाता है। सीरियस एलर्जिक रिएक्शन जिसको एनाफ्लाइक्सिस बोलते हैं उस कंडीशन में यूज़ करी जाती है, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, कार्डियक अरेस्ट हो जाना, इसमें यूज़ करी जाएगी एपिनेफ्रिन। फिर आता है एट्रोपाइन। एट्रोपाइन किस में यूज़ होती है, इसको स्लो हार्ट रेट, ब्लेडी को ट्रीट करने में, स्लाइवा प्रोडक्शन एंड जीआई सीक्रेशन को डिक्रीज़ करने में यूज़ किया जाएगा। तो एट्रोपाइन जो होती है वो स्लो हार्ट रेट, किसी पेशेंट का हार्ट है वो धीरे धीरे धड़क रहा है, मतलब है ना, धीरे धीरे बीट कर रहा है, तो उसको ट्रीट करने के लिए एट्रोपाइन का यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा किसी में स्लाइवा प्रोडक्शन कम करना है तो उसमें इसके अलावा जीआई सीक्रेशन को डिक्रीज़ करने में इसका यूज़ किया जाएगा, किसका, एट्रोपाइन का। ओके, तो एट्रोपाइन का यूज़ मैंने आपको बता दिया कि स्लो हार्ट रेट को, ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने में किया जाता है। चलो उसके बाद में आता है मेटाप्रोलोल। मेटाप्रोलोल का यूज़ कब करते हैं, एंजाइना को ट्रीट करने के लिए। एंजाइना, चेस्ट पेन जैसी कंडीशन को है उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हाई बीपी किसी को हो रखी है एंड ट्रैकीकार्डिया है तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाएगा। ट्रैकीकार्डिया का मतलब होता है अगर किसी का हार्ट बहुत तेज़ धड़के तो उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, किसको, अपनी मेटाप्रोलोल को। मेटाप्रोलोल का यूज़ एंजाइना को ट्रीट करने में, इसके अलावा बीपी हाई हो जाए, ट्रैकीकार्डिया हो जाए तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए मेटाप्रोलोल काम में ली जाएगी। फिर आती है नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसिन में क्या होगा, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के दौरान एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी ताकि चेस्ट पेन को प्रिवेंट किया जा सके। नाइट्रोग्लाइसिन का यूज़ सिटी एंजियोग्राफी कर रहे हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी कर रहे हैं, जो कि कोरोनरी कौन सी ब्लड वेसल होती है जो हार्ट को सप्लाई करती है, उसकी एंजियोग्राफी अगर चल रही है तो उस दौरान करते हैं ताकि चेस्ट पेन जो होने वाला है उसको पहले रोक दिया जाए एंड कोरोनरी ब्लड वेसल को डायलेट किया जा सके। डायलेट मतलब थोड़ा फैलाया जा सके, कोरोनरी ब्लड वेसल है क्योंकि उसके अंदर जाएगा अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया,
इसलिए उनको डायलेट करना ज़रूरी है। और गुड ओसिफिकेशन मतलब आसानी से वो दिख जाएँ फिर। तो नाइट्रोग्लाइसिन का यूज चेस्ट पेन प्रिवेंट करने के लिए सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में, और सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में जो ब्लड वेसल है उनको डायलेट करने के लिए, ताकि गुड ओसिफिकेशन अच्छे से दिखाई दे उसके लिए। उसके बाद में आता है नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन का यूज़ क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्यूशन, जिसको IV कैथेटर, IV लाइन ब्लॉकेज के लिए किया जाता है। जैसे कैथेटर होता है अपना इंट्रावेनस कैथेटर जो डालते हैं, उसको अगर क्लीन करना है अंदर से, IV लाइन के अंदर कोई ब्लॉकेज है उसको क्लीन करना है तो उसके लिए किया जाएगा। इसके अलावा किसी का लो ब्लड सोडियम लेवल है और डिहाइड्रेशन किसी को हो रखा है तो उसके लिए भी यूज़ किया जाएगा। तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में और सोडियम लेवल अगर कम हो रखा है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाएगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का, जिसको बोलते हैं नॉर्मल सलाइन, NS बोलते हैं। फिर आता है हिपेरिन। हिपेरिन जो खून का थक्का नहीं जमने दे, एंटीकोगुलेंट है ना। एंटीकोगुलेंट मतलब कोगुलेशन नहीं होने देगा, थक्का नहीं बनने देने वाला एंटीकोगुलेंट है, जिसको ब्लड क्लोट इन IV कैथेटर ब्लॉकेज के लिए यूज़ किया जाएगा। अगर IV कैथेटर के अंदर, जो कैथेटर हैं इंट्रावेनस कैथेटर अपन डालते हैं पेशेंट के अंदर, है ना, ब्लड वेसल के अंदर या फिर IV लाइन के अंदर आ जाएँ, उसके अंदर भी ब्लड है, तो फिर उसमें क्या करेंगे, फिर अपन हिपेरिन डाल देंगे। हिपेरिन वहाँ पे थक्का नहीं जमने देगा उसके अंदर, ठीक है। तो हिपेरिन का यूज इस टाइप से किया जाता है। फिर आता है एथेनॉल। एथेनॉल किस में यूज़ किया जाता है? पेट्रोल में मिलाने के लिए यूज़ नहीं करना अपने को, IV लाइन एडमिनिस्ट्रेशन से प्राइवेट स्किन को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। भाई पेशेंट के अंदर इंट्रावेनस लाइन देनी है अपने को, है ना, तो उससे पहले जो स्किन है वहाँ पे कोई बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस इस टाइप की चीज़ें नहीं हो, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे नहीं हो, अगर हो तो मर जाएं, मारने के लिए डिसइंफेक्टेंट करने के लिए उस स्किन को कहाँ पे लगाया जाता है? स्किन के ऊपर लगाया जाता है वहाँ पे। यह एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है जो स्किन को सैनिटाइज़ करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो एथेनॉल का यूज़ स्किन को सैनिटाइज़ करने के लिए करेंगे अपन, और वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है एक टाइप का, जैसे बीटाडीन होती है ना वैसा ही। मोस्टली रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर में किया जाता है, उससे पहले करने से ये स्किन से बैक्टीरिया को, फंगस को, प्रोटोजोआ को मारने का काम करता है, ठीक है। तो एथेनॉल का यूज़ किया जाएगा। फिर आता है ज़ैलोकाइन जेल। ज़ैलोकाइन जेली होती है वो लुब्रिकेंट जेली होती है, या फिर नंबिंग एनेस्थेटिक है। नंबिंग मतलब सुन्न करने वाली, तो ये एक सुन्न करने वाली एनेस्थेटिक है जिसका यूज़ नर्व सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए किया जाता है। तो भाई एनेस्थीसिया मान लो या फिर नॉर्मल एनेस्थेटिक है, नंबिंग एनेस्थेटिक है, तो उसका काम वही होता है ना, नर्व सिग्नल को ब्लॉक कर देना ताकि वहाँ पे दर्द महसूस नहीं हो अगर कुछ कर रहे हैं तो अपन, है ना, कट वगैरह लगा सकते हैं ईजीली। तो ये नंबिंग एनेस्थेटिक, सून करने वाली क्या है, एक जेली है जिसका यूज़ नर्व सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए करते हैं। कहाँ पे? फ्रॉम ए स्पेसिफिक पाथ, मतलब एक रूट है जैसे, तो उसके लिए ये यूज़ करी जाती है ताकि पेन से प्रिवेंट किया जा सके, मतलब दर्द होने वाला हो तो उससे रोका जा सके, बचा जा सके उससे। एंड कैथेटर इंसर्शन के ड्यूरिंग लुब्रिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। मतलब जैसे रेट्रोग्रेड अपन जो यूरेथ्रोग्राम करते हैं, RGU प्रोसीजर करते हैं, तो उसमें पेनिस के अंदर वो डाली जाती है, जैसे या तो फीडिंग ट्यूब डालते हैं अपन 6 और 5 नंबर की, या फिर कैथेटर डालते हैं अपन प्रोसीजर करने के लिए। तो उससे पहले उसकी टिप को अपन ज़ैलोकाइन जेली लगा के लुब्रिकेंट करते हैं, उसके बाद उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। तो दो काम हो जाएंगे, एक तो लुब्रिकेंस हो जाएगा, आराम से वो अंदर से ले जाएगी, इसके अलावा वो एनेस्थीसिया भी दे देगा, लोकल एनेस्थीसिया, नंबिंग एनेस्थेटिक टाइप हो जाएगा, जैसे उस एरिया में सुन भी हो जाएगी तो दर्द नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए फिर किया जाता है कि यानी पेन से प्रिवेंट करने के लिए, दर्द से प्रिवेंट करने के लिए, और कैथेटर इंसर्शन के ड्यूरिंग लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है एमाइनोफाइलिन। एमाइनोफाइलिन क्या यूज़ करते हैं? यह एक ब्रोंको डायलेटर है, यानी ब्रोंकोई को डायलेट कर देगा, जिसका यूज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड चेस्ट टाइटनेस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। एमाइनोफाइलिन ब्रोंको डायलेटर है ना, ब्रोंकाई को डायलेट करने वाला, मतलब अगर कोई ब्लॉकेज जैसी सिचुएशन हो रखी है, वो आपस में उसकी कंप्रेस हो गई एक टाइप से, तो उसको डायलेट कर देगा। जिससे जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हुई है, मतलब सांस लेने में जो छोटे छोटे सांस हो गए, धीरे धीरे सांस ले रहा है, ऐसे एकदम हाफ रहा है, छोटे छोटे सांस का मतलब गहरी सांस नहीं ले रहा, वो छोटी छोटी सांसें ले रहा, तो उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए। और चेस्ट के अंदर टाइटनेस आ जाती है, छाती जो एकदम टाइट हो जाती है, तो उस चीज़ को भी आराम से रिलैक्स करवाने के लिए अपन एमाइनोफाइलिन का यूज़ करते हैं। फिर आती है बिसाकोडाइल। बिसाकोडाइल का यूज़ करता है डल्कोलेक्स की फॉर्म में, मार्केट में मिलती है डल्कोलेक्स, है ना। मेडिकल आप पे जाके आप बोलेंगे ना डल्कोलेक्स दे दो, तो बिसाकोडाइल जो होती है वो मिलेगी अपने को। कॉन्स्टिपेशन को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है एज ए स्टिमुलेंट लेग्जेक्टिव ड्रग, मतलब स्टिमुलेट करेगा वो, और लेग्जेक्टिव ड्रग है। लेग्जेक्टिव ड्रग मतलब पेट को क्लीन करने वाली इस टाइप का ड्रग है वो, ठीक है। इसका यूज़ बाउल प्रिपरेशन के लिए किया जाता है बिफोर एक्सरे क्यू, BIVP एंड बेरियम स्टडी।
तो बेसिकली KUB के अंदर भी अपने को पेट क्लीन दिखना चाहिए, तभी स्ट्रक्चर देखेंगे किडनी, यूरिनरी ब्लैडर जो है। इसके अलावा इंट्रावेनस पाइलोग्राफी है, उसके अंदर भी करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी बाउल इंपॉर्टेंट है। किडनी उसी के अंदर देखनी है अपने को, यूरेटर उसमें देखना, ब्लैडर उसमें देखना। इसके अलावा बेरियम स्टडी के अंदर आंतें देखनी, तो आंतें क्लीन होनी चाहिए पहले, तभी तो देख पाएंगे। तो बाउल प्रिपरेशन के लिए बिसाकोडाइल या डल्कोलेक्स को काम में लिया जाता है। ये डायरेक्टली कोलोन पर वर्क करेगी, कोलन पर वर्क करती है, मतलब आंत के ऊपर जाके डायरेक्टली काम करेगी, ठीक है। ये डायरेक्टली कोलन पर वर्क कर देगी ताकि बाउल मूवमेंट को प्रोड्यूस किया जा सके। अगर बाउल मूवमेंट अगर फास्ट करेगा तभी तो जाके फिर अपना जो बाउल है वो क्लीन हो पाएगा ढंग से। तो बाउल मूवमेंट फास्ट करने के लिए करेगा। चलो जी, अडल्ट के लिए 2 टैबलेट देंगे नाइट में फॉर 2 डेज़ प्रायर द इन्वेस्टिगेशन, मतलब 2 दिन पहले से उसको दे देंगे ताकि उसका पेट क्लीन रहे फिर। तो अडल्ट के लिए 2 टैबलेट इन द नाइट। इसके अलावा अदर यूज्ड मेडिकेशन भी हैं और फ्लूइड्स भी हैं, जैसे आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, नॉन आयनिक, स्कैल्पल वेन सेट है, IV कैनुला जो होता है ना वो भी होता है इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ट्रे में। इसके अलावा कॉटन स्वैब, मतलब कॉटन के स्वैब जो होते हैं वो इथेनॉल में डबे हुए है ना, उसका यूज़ भी करते हैं। एडेसिव प्लास्टिक भी होता है चिपकाने के लिए। डिस्पोजेबल सिरिंज होते हैं 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml के। तो ये सारी चीज़ें भी अपने एक्स्ट्रा होती हैं उसके अंदर। तो यही है, और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ट्रे अपनी यहाँ पे ख़त्म होती है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया का टॉपिक अपन जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है उसमें देखेंगे, और इस टॉपिक में इतना ही था। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।